बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों के अंतर्गत आती है। हम इकाई 3 का अध्ययन कर रहे हैं, व्यवहारिक लेखन। आज उसका हम पहला भाग पढ़ेंगे। हमारा अध्याय है 16 और इसके अंतर्गत हम शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विधि क्या पढ़ेंगे। शब्दकोश के बारे में, संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विधि और उनका परिचय, यानी शब्द क्या होते हैं, शब्द कहाँ से बनते हैं और शब्द किस प्रकार बनते हैं। वर्णों से या वर्णों में स्वरों से, व्यंजनों से किस प्रकार शब्द बनते हैं और उनके क्या अर्थ होते हैं और वो किस प्रकार अपनी एक कतार में लगते हैं, इसके बारे में हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे एक चंद्रिका नामक लड़की की कहानी के माध्यम से। तो देखो बच्चों, राजेश जोशी जो कि हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने कहा है, अदृश्य की आड़ के पीछे छिपी है कुछ ऐसी सुरंगें जो अपने गुप्त रास्तों से शब्द की जन्म कथा तक ले जाती है। अदृश्य का मतलब क्या होता है, आपको सबको पता है, जो दिखाई नहीं देता। आड़ का मतलब उसके पीछे छिपा हुआ, यानी जो चीज़ हमको दिखाई नहीं दे रही है उसकी भी आड़ लेकर के कुछ चीज़ें ऐसी होती है, कुछ ऐसी सुरंगें हैं जो अपने गुप्त रास्तों से शब्दों की जन्म कथा तक हमको ले जाती है कि शब्दों की जन्म कथा कहाँ से शुरू हुई है, शब्द कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। देखो बच्चों, कोई भी चीज़ है इस संसार में, सबको मानव ने नाम दिया है, सबको मानव ने नाम दिया है। मेरे पास मान लो ये पेन है, पेन है, तो इसको नाम किसने दिया है, पेन, मनुष्य ने ही नाम दिया है इसको पेन। इसको मनुष्य कॉपी नाम भी दे सकता था और कॉपी को पेन नाम भी दे सकता था। लेकिन ये शब्द क्या है, ये सारे जो शब्द बने हैं ये वर्णों से और किससे बने हैं, व्यंजनों से, स्वरों से मिलकर बने हैं, जिनको सबको मानव ने नाम दिया है। यानी अदृश्य की आड़ में छिपे हुए हैं, हमको नहीं पता ये शब्द कहाँ से कब किसने नाम दिया। अब अभी हम नए शब्द बनाएंगे तो हमको पता चलेगा, हमारे समय में जो नए शब्द बनेंगे उनके बारे में हम जानकारी रखते हैं। लेकिन हमसे पहले जो शब्द बन गए हैं वो क्या हैं, वो अदृश्य की आड़ के पीछे हुए ऐसी सुरंगें हैं जो गुप्त रास्तों से शब्दों की जन्म कथा तक हमको ले जाते हैं। तो आज हम शब्दों की जन्म कथा के बारे में जानेंगे। ये कहा हुआ है राजेश जोशी, जो कि हिंदी के एक प्रमुख कवि हैं। तो देखो बच्चों, कुछ पढ़ते समय जब किसी शब्द का अर्थ अथवा उसका संदर्भ आपके ज़हन में स्पष्ट नहीं होता, तब आप क्या करते हैं। ज़हन यानी आपके दिमाग में या मन में आप कुछ पढ़ रहे हैं और किसी शब्द का अर्थ आपको उसके संदर्भ में, यानी उसकी जानकारी में, संदर्भ का यानी उसकी जानकारी में उसका अर्थ जब आपको नहीं पता चलता, तब आप क्या करते हैं। जाहिर है आपके मन में फ़ौरन शब्दकोश का ध्यान आता होगा। जाहिर है यानी उसी वक्त हो सकता हो आपके मन में शब्दकोश का ध्यान आता है, जिसको शब्दकोश को हम इंग्लिश में डिक्शनरी भी कहते हैं, जिसमें हम शब्दों के अर्थ देखते हैं। चंद्रिका भी आपकी तरह परेशान हुई। आइए जाने कि उसकी समस्या कैसे हल हुई। चंद्रिका नाम की एक लड़की है, उसकी समस्या कैसे हल हुई, शब्दकोश को लेकर या शब्दों को लेकर के, उसके बारे में हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो बच्चों, पढ़ते पढ़ते चंद्रिका को ऐसा लगा जैसे स्वादिष्ट भोजन करते हुए दांतों के बीच अचानक एक कंकड़ी आ फंसी हो। सारा मजा किरकिरा हो रहा था। चंद्रिका गर्मी की छुट्टियों के दौरान घर में लेटी किसी और ही दुनिया की सैर कर रही थी, लेकिन अचानक वहां से वापस लौटना पड़ा। समस्या के समाधान के लिए वह लता दीदी के कमरे में भागी, लेकिन वह भी कहीं बाहर गई हुई थी। देखो, चंद्रिका नाम की एक लड़की है, वो क्या कर रही थी, गर्मी की छुट्टियां थी, उस दौरान लेटी हुई किसी और दुनिया की शहर से, मतलब किसी पुस्तक को पढ़ रही थी। देखो बच्चों, अधिकतर पुस्तकों में जितने भी उपन्यास होते हैं, कहानियाँ होती है, बहुत सारी कहानियाँ उपन्यास काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो क्या होता है, हम जब उसको पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या उसमें इतना खो जाते हैं कि हम भी उसी दुनिया में सैर करने लग जाते हैं। लेकिन पढ़ते पढ़ते अचानक क्या हुआ, उसमें कुछ एक ऐसा शब्द आ गया, जिस प्रकार स्वादिष्ट भोजन करते हुए दांतों के बीच अचानक कंकड़ी आ जाए। खाना खाते हुए यदि आप स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं और उस बीच में कंकड़ी आ जाए तो आपको कितना अजीब सा लगेगा और बुरा सा लगेगा, और खाने का सारा मन खराब हो जाएगा कि अब हमको खाना नहीं खाना। उसी तरह क्या हुआ, चंद्रिका जब पुस्तक को पढ़ रही थी और पढ़ते पढ़ते वो किसी उपन्यास की काल्पनिक दुनिया में गई थी। अचानक उसे वहाँ से क्यों लौटना पड़ा, और जो क्या उसको समस्या आई, वो अपनी उस समस्या के समाधान के लिए उसकी एक लता दीदी थी, उसके कमरे में भी भागी, लेकिन लता दीदी उसे वहाँ नहीं मिली। अब देखें कि चंद्रिका को क्या समस्या आई थी। चंद्रिका के लिए अब कोई चारा नहीं था। जिस उपन्यास के काल्पनिक जगत का वह आनंद ले रही थी, अब उसे आगे पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि उपन्यास पढ़ते पढ़ते खाने में कंकड़ी की तरह एक शब्द अचानक बीच में आकर उसके आनंद में खलल डाल रहा था। शब्द का अर्थ चंद्रिका को पता नहीं था और बगैर अर्थ जाने वह आगे बढ़ना नहीं चाहती थी, मानो कोई ब्रेक लग गया हो। क्या हुआ, चंद्रिका कोई
काल्पनिक उपन्यास पढ़ रही थी, वो पढ़ते पढ़ते उस उपन्यास में खो गई। उस बीच में कोई एक ऐसा शब्द आ गया जिसका अर्थ क्या था चंद्रिका को मालूम नहीं था, और जब तक चंद्रिका उसका अर्थ नहीं जान लेती तब तक वो आगे बढ़ना नहीं चाह रही थी। तो वो इस प्रकार प्रतीत हो रहा था मानो कोई स्वादिष्ट खाना खाते खाते और मुंह में दांतों के बीच में कंकड़ी आ जाए तो सारा मजा किरकिरा हो जाता है। उसी प्रकार जिस काल्पनिक दुनिया में चंद्रिका थी उससे बाहर आ गई, और बाहर आने के बाद उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अब आगे इसको पढ़े जब तक वो उस शब्द का अर्थ नहीं जान लेती। तो ऐसा लग रहा था मानो उसकी पढ़ाई पर जो काल्पनिक दुनिया में थी उसमें कोई ब्रेक लग गया, यानी कोई रोक लग गई हो। शब्द क्या था? शब्द था विदग्ध। शब्द क्या था? विदिग्ध। यह शब्द उसका मुंह चढ़ा रहा था और यह पराजय भाव चंद्रिका को स्वीकार्य नहीं थी। अब वो पढ़ रही थी उपन्यास, पढ़ते पढ़ते ये शब्द आया विदिग्ध, इसका अर्थ उसको पता नहीं था। अब इसका अर्थ जाने बिना आगे उपन्यास पढ़ने में उसको मजा नहीं आता, इसलिए उसने मन में ही सोच लिया अब मैं आगे इसको नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि ये जो शब्द था वो ऐसे मतलब मानो उसको चंद्रिका को चिढ़ा रहा था कि देखो तुमको मेरा अर्थ नहीं पता और मैंने तुमको यहाँ रोक दिया उपन्यास पढ़ते हुए। लेटे लेटे वह इसी शब्द के बारे में सोचने लगी। सोचते सोचते उसे ऐसा लगा जैसे सामने खिड़की से कोई छाया सी अंदर आई और उसके सामने खड़ी हो गई। वो लेटे लेटे काल्पनिक दुनिया में थी। तो ये एक बच्चों कहानी है, थोड़ी सी कहानी के रूप में आपको शब्दों के बारे में ज्ञान दिया जाएगा। तो लेटे लेटे चंद्रिका को क्या लगा जैसे सामने खिड़की से कोई छाया सी उसके घर के अंदर आई और उसके सामने आकर के खड़ी हो गई। अरे यह तो कोई परी है। चंद्रिका उसे देखकर चौंकी। मतलब जो छाया सी चंद्रिका को दिखी, यानी चंद्रिका को नींद लग गई, और नींद लगने में उसने ये इस प्रकार देखा मानो कोई छाया उसके दरवाजे से यानी उसकी खिड़की के दरवाजे से अंदर आई। फिर उसने देखा अरे ये तो कोई परी है। चंद्रिका उसे देखकर चौंक गई, थोड़ी घबराई भी। अचानक किसी को इस तरह आते हुए देखकर, कोई छाया सी आती हुई देख के घबराहट होती है, मगर तुरंत ही उसने स्वयं को संभाल लिया। साहस बटोरकर उसने परी से पूछा तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? तो परी ने क्या कहा? ये सब बातें किसने पूछी? चंद्रिका ने उस छाया से पूछी जो अंदर आई, और वो उसको चंद्रिका को एक परी के रूप में दिखाई दी। पहले तो चंद्रिका थोड़ी घबराई, मगर तुरंत उसने स्वयं को संभाल करके उससे पूछा तुम कौन हो और यहाँ क्या लेने आई हो? तो उसने कहा मैं चंद्रिका हूँ, शब्द लोक से आई हूँ, मगर चंद्रिका तो मेरा नाम है। उस परी ने, जो छाया रूपी परी अंदर आई, उसने चंद्रिका से कहा मैं चंद्रिका हूँ और शब्द लोक से आई हूँ। लेकिन जो असली चंद्रिका थी उसने कहा मगर चंद्रिका तो मेरा नाम है, तुम्हारा नाम कैसे हो सकता है? तो देखो वो परी क्या कह रही है, हाँ मैंने ही तुम्हें अपना नाम उधार दिया है, घबराना मत, मैं इस बात की कोई फीस या किराया नहीं लेती हूँ। शब्द परी चंद्रिका हंसते हुए परिहास के स्वर में बोली। जो शब्द परी चंद्रिका थी उसने कहा मैंने तुम्हें अपना नाम उधार दिया। आप लोगों के जो नाम है बच्चों शब्दों पर आधारित है। किस पर आधारित है? शब्दों के ऊपर आधारित है। किसी का नाम मुकेश है, किसी का सुरेश है, किसी का रमेश है, किसी का सरिता है, कविता है। ये नाम क्या है? शब्दों पर आधारित है। उसी तरह चंद्रिका नाम भी शब्द पर आधारित है। तो वो चंद्रिका नाम की जो शब्द परी है वो आई और आकर के उसने चंद्रिका से कहा मैंने तुम्हें अपना नाम उधार दिया है, लेकिन मैं इसके लिए कोई फीस या किराया नहीं लेती हूँ। शब्द परी चंद्रिका थी, उसने हंसते हुए परिहास यानी मजाक के स्वर में जो असली चंद्रिका थी उससे कहा, और हाँ मैं तुम्हारी समस्या भी सुलझा सकती हूँ। विदग्ध जो अर्थ उसको, जो शब्द उसको समझ में नहीं आ रहा था चंद्रिका को, उसके बारे में बता रही है शब्द परी कि विदग्ध भी मेरे लोक में ही रहता है, बहुत अच्छा लड़का है, मैं उससे तुम्हारी दोस्ती करा दूंगी, इसके बाद वह तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? शब्द परी चंद्रिका से कह रही है विदग्ध जो शब्द है, ये जो हमारे लोक में रहता है, ये लड़का है और ये बहुत अच्छा है, मैं इसे तुम्हारी दोस्ती करा दूंगी, मतलब मैं इसके तुमको सारे अर्थ बता दूंगी, उसके बाद ये विदग्ध जो शब्द है तुमको कभी भी परेशान नहीं करेगा। चंद्रिका ने शब्द परी से कहा मगर तुम्हारे लोक के जो दूसरे निवासी है वे तो मुझे परेशान करते रहेंगे। अब आगे देखो, अब वो चंद्रिका शब्द परी से कह रही है विदग्ध से मान लो तुम मेरी दोस्ती करा दोगी और विदग्ध के अर्थ मुझे पता चल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे लोक के जो दूसरे शब्द हैं यानी दूसरे लोग हैं, इतने सारे शब्द हैं हमारे यहाँ, वो तो मुझे परेशान करते रहेंगे, मुझे कभी किसी का अर्थ नहीं आएगा, कभी किसी का अर्थ नहीं आएगा। तो शब्द परी बोली मैं तुम्हें अपने लोक के सारे रहस्य समझा दूंगी, फिर तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। अब आगे शब्द परी ने उसे कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने लोक के सारे रहस्य समझा दूंगी, तुम किस प्रकार शब्दों का अर्थ ढूंढ सकती हो, मेरे लोक के समस्त निवासी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, चलो मैं तुम्हें अपने लोक में ले चलती हूँ। यानी कि मेरे लोक के, यानी जो शब्द कोश में से जो चंद्रिका नाम की शब्द परी निकल के आई है, वो यहाँ चंद्रिका से कह रही है कि मैं तुम्हें उस शब्द कोश में ले चलती हूँ, मेरे लोक के जितने भी शब्द हैं या जितने भी लोग हैं वो सब तुम्हारे क्या बन जाएंगे? मित्र बन जाएंगे, यानी तुम्हें सबका अर्थ जानने में सुविधा हो जाएगी। मैं इस तरह तुमको वहाँ घुमाने ले जाऊंगी और मैं तुम्हें अपने लोक में ले चलती हूँ, यानी कि मैं तुम्हें शब्द लोक में ले चलती हूँ।
मगर मैं चलूंगी कैसे, मेरे पास तो तुम्हारी तरह पंख है ही नहीं। चंद्रिका ने थोड़ा आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा। यानी शब्द परी से चंद्रिका ने कहा मैं चलूंगी कैसे, तुम्हारे पास तो पंख है, तुम तो उड़ के चली जाओगी, मैं कैसे जाऊंगी। ये चंद्रिका ने थोड़ा आश्चर्य प्रकट करते हुए ये कहा। चिंता मत करो, शब्द परी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए फूलों का रथ लेकर आई हूँ, चलो चलते हैं। चंद्रिका अपनी हमनाम शब्द परी के साथ फूलों के रथ पर कुछ समय तक उड़ती रही और अब फूलों का रथ एक विशाल नगर के ऊपर था। चंद्रिका ने रथ से नीचे देखा। देखो बच्चों, ये एक चंद्रिका जो शब्दकोश को हम जानेंगे, शब्दों के अर्थों को हम जानेंगे, वो एक कहानी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है ताकि आपको ये रोचक और मनोरंजक लगे। अब शब्द परी ने क्या कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए फूलों का रथ लाई हूँ और चलो चलते हैं। चंद्रिका ने क्या किया, चंद्रिका अपनी हमनाम शब्द परी के साथ फूलों के रथ पे बैठ करके चली गई और कुछ समय तक वह उस फूलों के रथ में उड़ती रही। अब फूलों का रथ एक विशाल नगर के ऊपर था। चंद्रिका ने रथ से नीचे देखा। नगर की विशेषता यह थी कि इसमें एक अत्यंत प्रशस्त राजमार्ग था। देखो, जो शब्द लोक था, जो हमारी डिक्शनरी होती है, जो हमारी, उसमें क्या होता है, आप देखते हो ना, शब्द एक तरफ में लिखे हुए होते हैं, सारे शब्द एक लाइन में होते हैं, कोई भी ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं होते, पूरे सारे शब्द एक लाइन में होते हैं। तो नगर की विशेषता क्या थी, इसमें अत्यंत प्रशस्त राजमार्ग था, इसमें सारे भवन यानी सारे शब्द एक लाइन में लिखे हुए थे, यानी कि सारे भवन राजमार्ग के एक तरफ पंक्तिबद्ध रूप में निर्मित थे। सारे शब्द अपनी डिक्शनरी में एक तरफ होते हैं, फिर उनके अर्थ होते हैं, फिर आगे शब्द होते हैं, फिर उनके अर्थ होते हैं। डिक्शनरी यानी शब्दकोश तो आप सबने देखा है। राजमार्ग के दूसरी तरफ ऐसा कुछ भी नहीं था, यानी राजमार्ग के एक तरफ शब्द थे, फिर उनके अर्थ थे, और फिर यहाँ पर दूसरी तरफ राजमार्ग के कुछ भी नहीं था। आगे देखो, हमारे लोक में नागरिकों को शब्द कहा जाता है। अब शब्द परी ने किसको बताया, चंद्रिका को कहा हमारे लोक में नागरिकों को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। यह एक आदर्श लोकतंत्र है और यहाँ सभी शब्द समान हैं। यानी जो शब्दों की डिक्शनरी है, जो शब्दकोश है, वो एक आदर्श लोकतंत्र है और यहाँ पर सभी शब्द समान है। कोई शब्द छोटा नहीं है, कोई शब्द बड़ा नहीं है, यहाँ जातिगत भेदभाव भी नहीं है, कोई छोटा बड़ा भी नहीं है और कोई ऊंच नीच भी नहीं है। यहाँ इतनी सुंदर व्यवस्था है कि किसी राजा या शासक की जरूरत भी नहीं होती है। यानी कि शब्द लोक की जो परी है वो चंद्रिका को समझा रही है कि जो शब्दकोश होता है वो इतना सुंदर होता है और उसमें इतना आदर्श लोकतंत्र होता है कि उसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई शब्द छोटा बड़ा नहीं होता, और सबसे अच्छी व्यवस्था यह है कि यहाँ कोई राजा और शासक होता ही नहीं है, सब अपने आप में राजा है। कौन सा शब्द इस राजमार्ग के किनारे कहाँ रहेगा, इस बात पर क्या कोई विवाद नहीं होता है, चंद्रिका ने पूछा। अब चंद्रिका पूछ रही है, भाई शब्द आपस में इस तरीके का झगड़ा नहीं करते कि कौन सा शब्द कहाँ रहेगा। आपने देखा है डिक्शनरी में अपन देखते हैं, मान लो का शब्द है ना, कैसे जो अक्षर बन रहे हैं, ये मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, ये बाद में भी आएगा। कै शब्द से जो अक्षर बन रहा है तो इसका दूसरा शब्द आएगा आ, फिर अगला शब्द आएगा आ। मतलब इन शब्दों से बनते हुए शब्द आगे आगे चलते जाएंगे। मतलब का से का शब्द आएंगे, फिर छोटी की वाले शब्द आएंगे, फिर बड़ी की वाले शब्द आएंगे। इस तरीके के शब्द आगे आगे बनते हुए चलते जाते हैं। तो यहाँ शब्दों की एक व्यवस्था होती है। ये नहीं है कि ये बड़ी की पहुँच जाएगी यहाँ का की जगह और का पहुँच जाएगा का की जगह, ऐसे नहीं होता है। तो यही बात ये शब्द परी कह रही है यहाँ कि यहाँ इतनी सुंदर व्यवस्था है कि किसी राजा या शासक की जरूरत नहीं होती, और कौन सा शब्द इस राजमार्ग के किनारे कहाँ रहेगा इस बात पर भी कोई विवाद नहीं होता, क्योंकि सब चीज़ पहले से तय है। आपने बारकड़ी देखी है, कै के बाद का आता है और का के बाद छोटी की और छोटी की के बाद बड़ी की और बड़ी की के बाद छोटा कु ही आएगा, बड़ा कु आएगा, के आएगा, फिर कई आएगा और को और कऊ। मतलब ये शब्द हमारे फिक्स हैं। किसके अनुसार, स्वरों के अनुसार। किसके अनुसार, स्वरों के अनुसार। ना तो कऊ यहाँ जाएगा ना का यहाँ आएगा। ये शब्द, अब ये शब्दमाला है जो मानव के द्वारा निर्मित है, तो इसमें क्या है, ये सब चीज़ें अपनी जगह व्यवस्थित है। वही बात शब्द करी किसको समझा रही है, चंद्रिका को समझा रही है कि कौन सा शब्द इस राजमार्ग के किनारे कहाँ रहेगा, इस बात पर कोई विवाद नहीं होता है। चंद्रिका ने पूछा, क्या कोई विवाद नहीं होता है? चंद्रिका ने यह प्रश्न शब्द परी से पूछा। तो शब्द परी क्या कह रही है, हमने इसके लिए नियम निर्धारित कर रखे हैं। हर शब्द अनुशासन का पक्का है, बिना किसी बल प्रयोग के वे अपनी जगह खुद ले लेता है, और जब किसी नए शब्द को यहाँ की नागरिकता मिलती है तो वह भी यहाँ के नियमों के आधार पर इसी राजमार्ग के किनारे अपनी जगह ले लेता है। मतलब चंद्रिका पूछ रही है, भाई शब्द आपस में क्या झगड़ा नहीं करते कि मैं यहाँ जाऊँ तुम यहाँ चले जाओ, तुम मेरी जगह आ गए। तो शब्द परी बोलती है नहीं, इसके लिए हमने नियम निर्धारित कर रखे हैं। जैसे बारकड़ी के नियम निर्धारित है,
पूरी की पूरी बाराखड़ी की जो एक लाइन है, का की हो चाहे ख की हो, वो स्वरों की मात्राओं के आधार पर निर्मित होती है। आपने देखा है सबसे पहला जो शब्द होता है, हम वैसे तो आ लिखते हैं, लेकिन बच्चों सबसे पहला जो शब्द है वो अंग माना जाता है। क्या माना जाता है? ये वाला शब्द है, ये सबसे पहला शब्द माना जाता है। तो यहाँ क्या कह रही है शब्द परी कि हर शब्द अनुशासन का पक्का होता है और बिना किसी बल प्रयोग के अपनी जगह खुद ले लेता है। जब किसी नए शब्द को नागरिकता मिलती है, जब हम कोई नया शब्द ईजाद करते हैं, मनुष्य ही करता है, नया शब्द बनाता है, तो क्या करता है? वह यहाँ के नियमों के आधार पर इस राजमार्ग के किनारे अपनी जगह स्वयं बना लेता है। यहाँ के भवन भी ऐसे बने हुए हैं, देखो कि वे थोड़ा आगे खिसक कर नए शब्द को उसका सही स्थान अपने आप दे देते हैं। मान लो कोई शब्द छोटी की से नया शब्द बनाए, छोटी की से कोई नया शब्द बनाए, तो क्या वो बिल्कुल लास्ट में कऊ के बाद तो नहीं जाएगा, वो छोटी की के उसी में आएगा। तो ये कह रही है कि हमारे यहाँ भवन यानी इस प्रकार बने हुए हैं कि थोड़ा आगे खिसक कर नए शब्द को उसका अपना स्थान अपने आप दे देते हैं। जो शब्द हमारे पुराने यहाँ निश्चित लिखे हुए हैं वो शब्द। चंद्रिका की अगली जिज्ञासा थी, नए शब्दों को आपके लोग की नागरिकता क्या आसानी से मिल जाती है? भाई नए शब्द जो बनते हैं उसके शब्दकोश में बहुत आसानी से डाल दिए जाते हैं, क्या आपके यहाँ नागरिकता उनको आसानी से मिल जाती है? तो देखो शब्द परी कह रही है, तो शब्द परी ने गर्व भाव से कहा, मतलब एक प्राउड सा लेकर के कहा, नागरिकता के लिए तो हजारों शब्द कोशिश करते हैं मगर वह इतनी आसानी से नहीं मिलती। यानी हमारा शब्द लोक है जो इतना पॉपुलर है और इतना मतलब बढ़िया है हमारा शब्द लोक, जिसमें इतने गर्व भाव से कहा कि नागरिकता के लिए तो हजारों शब्द यहाँ कोशिश करते हैं, बहुत सारे शब्द घुसना चाहते हैं हमारे शब्द लोक में, लेकिन वह इतनी आसानी से नहीं मिलती। जब तक किसी शब्द का कोई अच्छा अर्थ नहीं निकल रहा हो तब तक उस शब्द को वहाँ हमारे शब्द लोक में जगह नहीं मिलती। अब देखो परी क्या कह रही है, जब तक किसी शब्द और उसके अर्थ या अर्थों को तुम्हारे समाज की मान्यता नहीं मिल जाती तब तक हम अपने लोक में उसे प्रवेश की भी अनुमति नहीं देते हैं, नागरिकता तो दूर की बात है। अब देखो जब शब्द परी से उसने पूछा कि क्या तुम्हारे यहाँ नए नए शब्द आते हैं, चंद्रिका ने पूछा उन सबको नागरिकता मिल जाती है? तो शब्द परी ने कहा नहीं, नागरिकता के लिए तो हजारों शब्द कोशिश करते हैं लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलती। जब तुम्हारे यहाँ से जब तक किसी शब्द और उसके अर्थ या अर्थों को तुम्हारा समाज मान्यता नहीं देता तब तक हम अपने लोक में उसे प्रवेश की अनुमति नहीं देते। यानी मानव समाज होता है जब शब्द का निर्माण करता है और उस शब्द का जब अर्थ निकाल के देता है, निरर्थक जो शब्द होते हैं उनको शब्दकोश में कहीं स्थान नहीं मिलता है, लेकिन वो शब्द जिनके अर्थ मानव समाज निकाल के देता है तब हम अपने शब्दकोश में या अपने लोक में उसको प्रवेश की अनुमति दे देते हैं। जब तक हम उसे अनुमति नहीं देते हैं तब तक तुम्हारा समाज उसको मान्यता नहीं दे, यानी उसका कोई अर्थ नहीं हो, नागरिकता तो दूर की बात है। यानी हम अपने यहाँ उसको स्थान तभी देंगे जब तुम्हारा समाज उसको क्या कर देगा? मान्यता दे देगा। हमारे लोक की नागरिकता एक बहुत बड़ा सम्मान है। कौन कह रही है? शब्द परी कह रही है हमारे लोक की नागरिकता यानी हमारे लोक में किसी शब्द का आना उस शब्द का बहुत बड़ा सम्मान है, जिसके लिए शब्दों को लंबे समय तक कोशिश करनी होती है। क्या करनी होती है? शब्दों को लंबे समय तक कोशिश करनी होती है। जो शब्द वास्तव में बहुत अच्छा अर्थ निकाल रहे हो और जो शब्द क्या है किसी के मनोभावों से जुड़ रहे हो, तो उन्हीं शब्दों को क्या होता है? मानव समाज मान्यता देता है और वही शब्द क्या करते हैं? शब्दकोश में आते हैं। तो यहाँ शब्द परी क्या कह रही होती है? क्या कह रही है कि हमारे लोक की नागरिकता एक बहुत बड़ा सम्मान है, जिसके लिए शब्दों को लंबे समय तक कोशिश करनी पड़ती है हमारे लोक में आने के लिए। रथ नीचे उतरा और शब्द लोक के प्रवेश द्वार से होता हुआ राजमार्ग पर धीरे धीरे चलने लगा। चंद्रिका ने पूछा, शब्द परी तुम्हारे लोक की आबादी क्या होगी? अब चंद्रिका शब्द परी से पूछ रही है कि तुम्हारे लोक की जो आबादी है वो कितनी होगी? तो देखो शब्द परी क्या कह रही है, अभी तो हमारे लोक की आबादी लगभग 5 लाख है। यानी कि अभी हमारे पास हिंदी शब्दकोश में कितने शब्द हैं? 5 लाख शब्द हैं। 5 लाख शब्द हैं। इन शब्दों के अर्थ मानव समाज के द्वारा निर्मित है। तो ये 5 लाख शब्द किसने बनाए? मानव ने बनाए और इन्हें शब्दकोश में स्थान दिया गया है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया हमारे लोक में नए शब्द भी जुड़ते रहते हैं। यानी अभी तो 5 लाख शब्द परी ने कहा, लेकिन तुम्हारा समाज जब मान्यता देता है तो हमारे शब्द लोक में नए नए शब्द भी जुड़ते रहते हैं। शब्द परी ने आगे कहा, जिस प्रकार तुम्हारी पृथ्वी पर नए नगरों को योजनाबद्ध ढंग से खंडों और उपखंडों में बांटा जाता है और फिर हर मकान को एक संख्या प्रदान करते हैं, उसी प्रकार हमारे लोक को भी पहले खंडों में बांटा गया है और फिर उस खंड में हर शब्द के भवन को हमारे नियम के अनुसार क्रमवार व्यवस्थित किया गया है। अब देखो, अब शब्द परी क्या कह रही है चंद्रिका से कि जिस प्रकार तुम्हारी पृथ्वी पर नए नगरों को योजनाबद्ध ढंग से खंडों और उपखंडों में बांटा जाता है। अपने यहाँ बांटा जाता है, एक एरिया होता है, उस एरिया को फिर
जैसे हम बांटते हैं, एक शहर होता है, शहर को हम किस में बांट देते हैं, तहसीलों में बांट देते हैं, और तहसील किस में बढ़ जाती है, जगह जगह वार्डों में बढ़ जाती है, वार्ड खंडों में बढ़ जाते हैं, भाग में बढ़ जाते हैं, कॉलोनीज में बढ़ जाते हैं, कॉलोनीज गलियों में बढ़ जाती है। मान लो एक कॉलोनी है और उस कॉलोनी में फिर बहुत सारी गली है, तो गलियों को नंबर दे दिए जाते हैं या नाम दे दिए जाते हैं। इस प्रकार हम अपने शहरों को बांटते हैं। उसी प्रकार ये शब्द पर ही है, वो कह रही है उसी प्रकार जिस प्रकार तुम लोग मकान को एक संख्या प्रदान करते हो, उसी प्रकार हमारे लोग को भी पहले किस में बांटा जाता है, खंडों में बांटा जाता है। किस में बांटा जाता है, खंडों में। कौन से खंड होते हैं, स्वर वाले खंड और व्यंजन वाले खंड, इन खंडों में बांटा जाता है। और फिर उस खंड में हर शब्द के भवन को हमारे नियम के अनुसार क्रमवार व्यवस्थित किया गया है। फिर जो नियम है हमारे शब्दकोश के, उसके अनुसार ही उन सब शब्दों को क्या किया जाता है, हर खंड में हर शब्द के भवन को नियम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। चंद्रिका का अगला सवाल था, यहाँ खंडों का नामकरण कैसे करते हैं। अब जैसे हम तो कर देते हैं, हमने एक कॉलोनी थी और कॉलोनी में बहुत सारी गलियां हैं, हम उनका नामकरण कर देते हैं, राम गली, कृष्ण गली, ये करके नामकरण कर देते हैं, उनका कुछ ही नाम रख देते हैं। उसी प्रकार चंद्रिका पूछ रही है कि तुम्हारे यहाँ खंडों का नामकरण फिर कैसे करते हो। अब देखो आगे शब्द परी बता रही है, यहाँ खंडों का नाम वर्णमाला के अक्षरों पर रखे गए हैं, जैसे का खंड, चा खंड, पा खंड आदि। कैसे रखे गए हैं, वर्णमाला। वर्णमाला में क्या होते हैं, स्वर प्लस व्यंजन। आप सबको आते हैं स्वर प्लस व्यंजन, कक्षा 1 से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्वर प्लस व्यंजन होते हैं, ये दोनों मिलकर के बन जाते हैं वर्णमाला। क्या बन जाते हैं, वर्णमाला। तो यहाँ शब्द परी बता रही है उसे कि खंडों के नाम वर्णमाला के अक्षरों पर रखते हैं, जैसे का खंड, गा खंड, घे खंड, च खंड, पै खंड। उसी प्रकार हम इन खंडों के नाम रखते हैं। इन खंडों का क्रम भी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम के अनुसार ही होता है। पहले का, खा, गा, घा, ना, इस प्रकार खंडों के नाम रखे गए हैं। हाँ, 2 महत्वपूर्ण अंतर है। अब देखो यहाँ शब्द परी क्या अंतर बता रही है, चंद्रिका ने पूछा, तो अब शब्द परी इसमें अंतर बता रही है कि पहला अंतर तो यह है कि हिंदी वर्णमाला आ से शुरू होती है, मगर इस श्लोक का पहला खंड अंग खंड है। क्या है, अंग। अंग से अंगूर। हिंदी वर्णमाला कहाँ से शुरू होती है, आ, ए, आ, छोटी ई, बड़ी, इनसे शुरू होती है और लास्ट में अंग आता है और अंग के बाद ए है आता है। लेकिन यहाँ जो शब्दकोश हिंदी का शुरू होता है वो अंग से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, अंग से। ये शब्द परी चंद्रिका को समझा रही है। और इसके बाद आखंड, आखंड, ईखंड इत्यादि वर्णमाला के क्रम से आते हैं। देखो ये तो पहला अंतर है जो कि शब्द परी ने किसको बताया है, चंद्रिका को। आप भी अच्छे से समझ लो, हमारा जो शब्दकोश शुरू होता है वो अंग से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, अंग से शुरू होता है। तो दूसरा अंतर क्या है, अब चंद्रिका शब्द परी से पूछ रही है। तो दूसरा अंतर देखो, हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर क्षय, त्रय और गे, श्रेय वर्णमाला के अंत में आते हैं ना। कै खे गे गणे, चे छे जे जने, टे ठे डे डेणे, ते थे दे देणे, पे फे बे भे में, ये रे ले वे, शे शे से, हा है के बाद क्या आते हैं, छा, त्रा और गे आते हैं और उसके बाद में ये हम श्री लगाते हैं। तो ये वर्णमाला के सारे अंत के संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, जो 2 अक्षरों से मिलकर के बने हैं। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये शब्द नहीं है, ये सारे अक्षर हैं। जब 2 अक्षरों से मिलकर के कोई शब्द बनता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं, जिनमें छा, त्रा और गे और श्रेय ये वर्णमाला के अंत में आते हैं और ये सारे संयुक्त अक्षर है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी आगे कि ये कौन कौन से अक्षरों से मिलकर के बने हैं। लेकिन हमारे शब्दलोक में ये उन वर्णों के अंत्याक्षर के साथ में आते हैं। ये कौन कह रही है, शब्द परी कह रही है। पहला तो उसने क्या बताया, भाई आप तो अपनी वर्णमाला ए अनार से शुरू करते हो, लेकिन हमारे शब्दकोश में जो शब्दकोश शुरू होता है वो अंग से शुरू होता है। पहला अंतर तो ये है। और दूसरा क्या है, जो हिंदी वर्णमाला के संयुक्त अक्षर है क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय ये वर्णमाला के अंत में आते हैं, लेकिन हमारे शब्दलोक में उन वर्णों के अंत्याक्षर के साथ में ये शब्द आते हैं। अंत्याक्षर जो शब्द होते हैं, अंत के साथ में जो अक्षर आता है उसमें ये शब्द आते हैं। इसको भी मैं आपको आगे अंत्याक्षर के बारे में समझाऊंगी, ये हमारे आगे आएगा। बात पूरी तरह से समझ में नहीं आई, चंद्रिका ने भोलेपन से कहा सब समझ जाओगी, बस इसी राजमार्ग पर मेरे साथ आगे चलो। आप चंद्रिका को ना तो अंत्याक्षर की बात समझ में आई और ना ही अंग वाली बात समझ में आई, संयुक्ताक्षर वाली बात भी उसको समझ में नहीं आई। तो उसने शब्द परी से कहा बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई। तो उसने कहा तुम मेरे साथ आगे चलो, मैं तुमको आगे समझाती हूँ। देखो, फूलों का रथ अब राजमार्ग पर चलने लगा। एक और प्रकृति का अक्षर सौंदर्य था और दूसरी ओर शब्दों के भवन थे। ये सब काल्पनिक है कि एक तरफ तो प्रकृति का अक्षर सौंदर्य, अक्षर यानी मतलब बहुत सुंदर,
जिसकी वर्णन नहीं किया जा सकता, उसकी महिमा का इतना सुंदर सौंदर्य था। और दूसरी ओर शब्दों के बहुत सारे भवन थे। बच्चों, अक्षत का अर्थ होता है जो कभी क्षय नहीं हो, जिसका जो कभी समाप्त नहीं हो, वो होता है अक्षत। लेकिन अक्षत का एक अर्थ चावल भी होता है, यानी एक अर्थ, एक शब्द के यहाँ बहुत सारे अर्थ भी निकलते हैं। तो यहाँ चावल शब्द तो आएगा नहीं। तो यहाँ क्या है, प्रकृति का अक्षत सौंदर्य था, यानी कभी क्षय न होने वाला, यानी कभी खराब नहीं होने वाला सौंदर्य था। और दूसरी ओर शब्दों के भवन थे। पहला खंड अंग खंड था। कौन सा खंड था? अंग खंड था। और फिर आखंड, आखंड, ई खंड, पड़ी खंड आदि एक एक करके आने लगे। अब सारे खंड एक एक करके आने लगे। अंत्याक्षर और संयुक्त अक्षर के बारे में भी बताएगी शब्द परी। स्वर्ण वर्णों से नामित आखिरी खंड औ, कौन सा है? औ। औ से औरत अपन पढ़ते हैं ना, ओ से ओखली, औ से औरत, ये खंड था। फिर व्यंजन वर्ण से नामित पहला खंड का खंड आ गया, यानी स्वर यहाँ खत्म हो गए। अंग से लेकर के हमारा जो शब्दकोश है उसमें देखो आप, अंग से लेकर के और औ तक के शब्द है। कहाँ तक के? औ तक के शब्द है। ये तो है हमारे सारे स्वर। क्या है? स्वर। अब आ रहे हैं व्यंजन। क्या आ रहे हैं? व्यंजन कहाँ से शुरू होते हैं हमारे यहाँ? का से। कहाँ से शुरू होते हैं? का से। खा, गा, जो भी है, का, खा, गा, गणा, जितना भी है वो सारे व्यंजन है। अब फिर व्यंजन वर्ण से नामित खंड के आ गया। कौन सा खंड आ गया? का खंड आ गया। अब का भी देखो बच्चों, का किससे? का, मैं का बोल रही हूँ तो का में आ रहा है, तो का किससे मिलके बना है? अब इस का को कैसे बनाते हैं अपन? क में हलंत लगा दिया, और जब इसके साथ में ए यानी कि एक स्वर जुड़ गया तो ये क्या बन गया? पूरा का। ये आधा क है, इसमें हलंत लग गया और ए जुड़ गया तो ये पूरा क हो गया। ये आप संयुक्ताक्षर आपने पढ़े होंगे, और ये अनुनासिक शब्द वगैरह जितने भी शब्द हैं ये भी आपने पढ़े होंगे। तो इसको अपन आगे देखेंगे। अब शब्द परी बोली, अब व्यंजन वर्णों से नामित खंड शुरू हो रहे हैं। अभी तक तुमने स्वरों से देख रहे थे, अब व्यंजन वर्णों से देखेंगे। इन खंडों की खास बात यह है कि ये उपखंडों में विभाजित है। किस में विभाजित है? व्यंजन वर्ण है जो उपखंडों में विभाजित है, और खंड के भीतर के उपखंडों को व्यंजन पर लगी मात्रा द्वारा नामित किया जाता है। व्यंजन किससे बनते हैं? व्यंजन बन गया। व्यंजन को जब हम शब्द बनाएंगे तो शब्द बनाने के लिए हम क्या करेंगे? स्वरों को काम में लेंगे और मात्राएं लगाएंगे। यानी हमको बनाना है कोयल शब्द। अब कोयल शब्द किससे बनेगा? बिना मात्राओं के, बिना स्वरों के नहीं बनेगा। हम कै में ओ की मात्रा लगाएंगे, फिर कोयल बनाएंगे, कोयल बनाएंगे। तो अब क्या इनमें क्या है, जो व्यंजन से बनने वाले शब्द हैं वो खंड, जो खंड है वो किस में विभाजित होते हैं? उपखंडों में। यानी किस में कौन सी मात्रा लगी है? जो मात्रा सबसे पहले आती है वो शब्द सबसे पहले आएगा। जैसे क के बाद आ की मात्रा, यानी का सबसे पहले आता है तो आ की मात्रा पहले लगती है, तो का शब्द वाले, जो का वर्ण से जो बनने वाले शब्द हैं वो पहले आएंगे शब्दकोश पर। तो यही बात शब्द परी उसको कह रही है कि खंड के भीतर उपखंडों को व्यंजन पर लगी मात्रा द्वारा नामित किया जाता है। यानी जिस पर जौन सी मात्रा लगी और कौन सी मात्रा कहाँ किस नंबर पर आएगी, उसी के द्वारा हम यहाँ उसको नॉमिनेशन करते हैं, यानी उसको वहाँ उसका भवन हम निर्धारित कर देते हैं। चंद्रिका फिर से बोल पड़ी, बात पूरी तरह समझ में नहीं आई। अब चंद्रिका कह रही है मुझे बात पूरी तरह समझ में नहीं आई, यानी कि किस प्रकार तुम खंडों को खंडों में बांटते हो, मेरे तो कुछ बात समझ में नहीं आई। अब आगे जो शब्द परी है वो चंद्रिका को बताएगी कि किस प्रकार जो व्यंजन वर्ण है उन व्यंजन वर्णों को स्वर्ण वर्णों की मात्राएं लगा करके किस प्रकार आगे उनको शब्दों में स्थान दिया जाता है, उसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक बच्चों आप इसे पढ़िए और पढ़ करके समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।